आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल मस्त होंगे। आप सभी का मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे प्यारे नव प्रवेशित छात्र हैं, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री यानी वानिकी का जो परिचय है, वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उसके अंतर्गत मैं आपको आज इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ यानी भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। यानी भारत की जो वन नीति है वो आप पढ़ेंगे कि वन नीति जो है वो क्या होती है, भारत की वन नीति क्या है, क्या क्या उसके नियम हैं, इसके बारे में आप जो है आज पढ़ेंगे। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूँ। भारत की राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो भारत में कुछ देशों में से एक है जिसके पास 1894 से वन नीति है। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसके पास जो है वो 1894 ईस्वी में एक वन नीति का निर्माण किया गया था, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का निर्माण किया गया था। तो भारत जो है वो एक देश था जहाँ पर आपका 1894 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति को जो है वो स्थापित किया गया था। तो वन नीति का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वनों के संरक्षण के लिए, वनों के पुनर्जनन के लिए, वनों के विनाश को जो है वो कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट का विकास करना, फॉरेस्ट एरिया को डेवलपमेंट करना, और जो वनों का विनाश हो रहा है, जो वनों में कमी आ रही है, उसको कैसे रोका जा सके, कैसे वनों को रिजनरेट किया जा सके, कैसे वनों को संरक्षित किया जा सके, यही सब जो है आपका वन नीति का स्थापित करने का, वन नीति बनाने का यही मुख्य उद्देश्य था। तो सन 1894 ईस्वी में से वन नीति किया गया। वन नीति 1952 में और फिर वन नीति 1988 में संशोधित हुई थी, ठीक है ना। यानी वन नीति का जो गठन है 1894 में किया गया, फिर उसमें से संशोधन आपको 1952 ईस्वी में उसे पुनः संशोधित किया गया, और 1988 ईस्वी में इसको पुनः संशोधित करके जो है वो फिर से तैयार किया गया, और 1988 की संशोधित आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसको जो है वो लागू कर दिया गया। तो इस समय हम 1988 की जो संशोधित नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है वही हमारे यहाँ जो है वो लागू है। तो राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना जो है वो, जो वर्तमान राष्ट्रीय वन नीति लागू है वो है 1988 की। तो 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वनों का संरक्षण करना, वनों का विकास करना, और वनों का विकास करना जो है वो इसका मुख्य मुद्दा है। यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो है वो मेजर एम्स है आपके न्यू एजुकेशन, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की। तो हमारी जो नई राष्ट्रीय वन नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वनों का संरक्षण करना, वनों को पुनर्जीवित करना और वनों को विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ पॉइंट्स हैं, और इसके बाद बात आती है भारत की राष्ट्रीय वन नीति, यानी आपके लक्ष्य क्या है, एम्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़, और इसका क्या मुख्य लक्ष्य है, यानी भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हमने पहले ही बताया कि जो राष्ट्रीय वन नीति है वो वनों के संरक्षण के लिए, वनों को बढ़ावा देने के लिए, वनों को पुनर्जीवित करने के लिए, वन्य जीव जो हैं, वनों में रहने वाले जीव हैं, उनके संरक्षण को जो है वो मुख्य रूप से बढ़ावा देती है, और इनका संरक्षण करना, इनको जो है वो आपको इनकी सुरक्षा प्रदान करना, इसका जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य मुद्दा इसका होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय वन नीति के जो है वो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति के जो है वो कई प्रमुख उद्देश्य हैं। जैसा पहला है पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरण को स्थिर करना। तो प्राकृतिक जो संतुलन है आपका जो है वो संतुलन है, पर्यावरण का जो संरक्षण है उसको बढ़ावा देना। कैसे जो है वो जो फॉरेस्ट का इकोलॉजी है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, उसको किस प्रकार के संरक्षित करना है और उसको कैसे संरक्षण प्रदान करना है, ये इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। और उसमें कैसे स्थिरता लाना है, कैसे उसका रख रखाव रखना है, ये भी इसका जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है।
इसके अलावा प्राकृतिक विरासत का संरक्षण, जो आपका नेचुरल हेरिटेज है। प्राकृतिक विरासत क्या है? जो प्रकृति प्रदत्त विरासत है, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, तमाम प्रकार के जीव जंतु हो गए, पशु पक्षी हो गए, तो जितने ये प्रकृति से प्रदत्त जो है वो विरासत है, तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हो गए, कीमती लकड़ियाँ हो गई, इसको किस प्रकार से बढ़ावा देना है और कैसे इनका संरक्षण करना है, ये भी इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। और नदियों, झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण और निरूपण की जाँच करना, यानी जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है ये निरंतर जो है वो वर्षा जल के साथ क्षरित होकर के वर्षा जल या हवा के साथ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो चली जा रही है, तो इनका कैसे संरक्षण करना है, कैसे इनको संरक्षित करना है, एवं नदियों, झीलों, जलाशयों को जो है वो जल ग्रहण जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाना है। जो हमारा वर्षा का जल है इसको कैसे हमको संरक्षित करना है, जो हमारे नदियों के, झीलों के, तालाबों के जल हैं इसको कैसे, इसकी संग्रहण क्षमता कैसे बढ़ानी है, इसको कैसे संरक्षित करना है, जो हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के जीव के लिए लाभदायक साबित हो, उनके जीवन को चलाने के लिए साथ दो, उन सब की जो है वो इनको संरक्षण प्रदान करना। और जो हमारी उपयोगी क्षरण वाली मिट्टी है उसको कैसे संरक्षित करना है, एवं इसकी जांच भी करना इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो नदी, तालाबों आदि को संरक्षण प्रदान करना, जल को कैसे संरक्षित किया जाए, मिट्टी क्षरण को कैसे रोका जाए, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा राजस्थान में जो है वो जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनके रेत का जो डिब्बा का सैंड ड्यून्स होता है उसके विस्तार की जो है वो जाँच करना। तो जो राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसको जो है वो वहाँ के राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उसके जो रेत हैं उसमें किस प्रकार से जो है वो फॉरेस्ट ट्रीज़ को डेवलप किया जाए, उसके जो मरुस्थल एरिया को कैसे कम किया जाए, ये भी इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से जंगल वन को काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ाना। तो हमारे कहने का मतलब है फॉरेस्ट एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो जो बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण को करना, और जो सोशल फॉरेस्ट्रीज़ है यानी सामाजिक वानिकी है, जैसे आपके जो वो आपके जो सरकारी विद्यालय हो गए, सरकार के पास जो खाली पंचायत भवन हो गए, सरकार के पास जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, तालाब के किनारों की ज़मीनें हो गई, सामुदायिक विकास केंद्र के आसपास ज़मीनें हो गई, सरकारी कार्यालयों में जो ज़मीन हो गई, जो तो और या फिर गांव के बीच में, शहर के बीच में जो खाली पड़ा स्थान है, रोड के किनारे, आपके रेलवे लाइन के किनारे जितने भी खाली एरिया हैं वहाँ पर फॉरेस्ट ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जाए और आपके जो सोशल फॉरेस्ट्री है उसको कैसे विकसित किया जाए, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो आपकी कृषि वानिकी है, कृषि के साथ साथ जो फॉरेस्ट ट्रीज़ उगाए जाते हैं, यानी खेत की मेड़ के आसपास जो है वो जो खाली जगह पड़ी होती है या फिर मेड़ के बीच में ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले ना हो, मतलब उसके साथ साथ फसल भी आसानी से ली जा सके, उसे हम जो है वो जब खेती के साथ साथ जो है वो वन वाले पौधों को, महत्वपूर्ण लकड़ियों वाले पौधों को हम उगाते हैं, जैसे आपके सागौन हो गया, साखू हो गया, शीशम हो गया, लिपस्टिक हो गया यानी यूकेलिप्टस हो गया, तो कई प्रकार के प्लांट्स को जो हम ग्रो करते हैं ये आपका एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत, कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्रीज़ को है वो कैसे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना, ये भी आपके जो इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। तो इस प्रकार से ग्रामीण तथा जनजातीय आबादी के लिए ईंधन, लकड़ी, चारा, मछली, वन, उपज, मिट्टी, लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाना। तो जो आपकी प्राथमिक अवस्था था, आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जो ग्रामीण के लोगों की, पिछड़े जातियों की, जंगल में रहने वाले आदिवासियों की जो प्राथमिक आवश्यकता है, जैसे आपका ईंधन हो गया, भोजन हो गया, चारा हो गया, आपकी लकड़ियाँ हो गई, कई प्रकार की महत्वपूर्ण, उन सब की आवश्यकता की पूर्ति करना, यानी जो प्राथमिक आवश्यकता होती है व्यक्ति की, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हो गया,
चारा हो गया, ईंधन के लिए लकड़ियाँ हो गया, ये जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं इसकी पूर्ति कैसे किया जाए, तो वनों के माध्यम से कैसे इसकी पूर्ति किया जाए, इन सब के बारे में अध्ययन करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों की उत्पादकता में वृद्धि, वन उत्पाद तो राष्ट्रीय जो आवश्यकताएं हैं, जो नेशनल रिक्वायरमेंट है आपकी, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, इसके लिए क्या करना होगा, जंगल की जो आवश्यकता है, फॉरेस्ट एरिया है, उसको बढ़ाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। और जो 8वां उद्देश्य होता है आपका, वन उत्पादन और लकड़ी के इष्टतम प्रतिस्थापन में कुशल उपयोग में प्रोत्साहित करना। तो यानी आपका जो है वो आपका जो कीमती लकड़ियां हैं, जो आपके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो लकड़ियां हैं, जो इकोनॉमिकल पर्पस से इम्पोर्टेंस ट्रीज़ हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए और उनके उपयोग को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको कैसे उपयोगी बनाया जाए, ये सब भी इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके अलावा इसका मुख्य मौजूदा वनों को बदलाव को कम करने के लिए महिलाओं की भागीदारी को जो है वो बड़े पैमाने पर लोगों के आंदोलन को बनाने के लिए, तो वन के विषय में जागरूक करना और वनों से जो है वो वनों के कई प्रकार के जो है वो वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संवर्धन के लिए महिलाओं की जो भागीदारी है उसको भी बढ़ाना, यानी वन के वर्धन के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वनों को बढ़ावा देने के लिए जो सामाजिक एक वर्ग है, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बच्चे, सभी को जागरूकता करना, सभी के माध्यम से जो है वो लोगों को जागरूक करना और वनों के बारे के महत्व के बारे में बताना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। और एकीकृत रूप से जो है वो वनों को संरक्षण योजना जो है वो लागू करना, ये भी होता है। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में सभी को संरक्षित करते हुए जितनी भी वनों के संरक्षण की सभी विधियां हैं उनको एक प्रकार से समन्वित रखते हुए कैसे वनों को विकसित करना है, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। पंचवर्षीय योजना जो है दौरान जो है कार्यान्वित की जा रही है और 11वीं योजना के दौरान भी जारी रखी जाती हैं। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में जो है वो वनों के संवर्धन के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वनों के विकास के लिए जो है वो मुद्दा रखा जाता है और सभी पंचवर्षीय योजनाओं में ये लक्ष्य बना के रखा जाता है कि वन्य जीव को, वन उपयोगी जो हमारे वन हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए और वनों के नुकसान को कैसे कम किया जाए, ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं में जो है वो मुद्दा रख करके जो है वो वनों के संरक्षण को जो है वो ध्यान दिया जाता है। ये भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और योजना आयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना यानी वन प्रबंधन की तीव्रता, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूप में जो है वो बदलते हुए सुझाव दिया हुआ था। तो जो हमारा योजना आयोग है, जिसको अब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो जो आपके वन प्रबंधन की तीव्रता है यानी इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूप में जो है वो बदलने का सुझाव दिया गया है। तो वन प्रबंधन की तीव्रता, वनों के प्रबंधन की तीव्रता के विषय में जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो सुझाव जो है वो दिया गया था। तो ये भी एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। और इसके अलावा जो है जो IMPS के दौरान जो है वो घटकों के अलावा कई प्रकार के जो है वो वन घटक भी शामिल हैं, यानी वन प्रबंधन के जो कंपोनेंट्स हैं उसी योजना में जो है वो कई प्रकार की स्कीम्स हैं जो निम्नलिखित जो है वो वनों के जो बुनियादी ढांचे हैं उसको जो है वो मजबूत करते हैं। जो वनों के प्रबंधन के, वन के सही रूप से प्रबंधन के कई प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, वो जो है वो वनों के प्रबंधन के, वनों के संरक्षण के लिए ढांचागत जो उनका स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करते हैं और वनों के सही प्रबंधन की नीतियों को जो है वो बनाने में मददगार होते हैं। ये घटक कौन कौन से हैं? ये अद्वितीय वनस्पति और पारिस्थितिकी प्रणालियों में संरक्षण, बहाली, पवित्र भूगर्भों की सुरक्षा और संरक्षण और संयुक्त वन प्रबंधन जो है वो नीति लागू किया था। तो इसका जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है आपका संयुक्त वन प्रबंधन योजना। संयुक्त वन प्रबंधन योजना क्या है? जो आपके जंगल में रहने वाले जो हमारे
आदिवासी होते हैं जो जंगल को ही अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि वो शुरू से जंगल में रहे हैं तो जंगल को अपना घर समझते हैं, अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। जंगल में, जंगलों में उनका कब्जा होता है। तो इस घटक के अंतर्गत जो है वो कैसे जो आदिवासी होते हैं यानी जो वनवासी होते हैं, जो वन में रहते हैं, उनको कैसे शामिल किया जाए वनों के संरक्षण के विषय में, वनों के प्रबंधन के विषय में, उनको जो है वो स्वामित्व प्रदान करके वनों को बढ़ावा देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। वही इसका जो है वो नए घटक के अंतर्गत जो है वो आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है वो वैचारिक रूप से जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो है वो साझेदारी विकास किया जाता है। तो जो JFM है, जो इंटीग्रेटेड आपका समन्वित वन विकास योजना है, उसमें क्या किया जाता है, जो वन में रहने वाले लोग हैं जिसको वनवासी कहते हैं, उनके साथ मिल करके, उनके साथ समझौता करके वनों का विकास जो है वो किया जाता है। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर के अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जो है वो उसके माध्यम वनवासी के माध्यम से संग्रह, प्रसंस्करण, व्यापार, विपणन के उद्देश्य के लिए किसके लिए, संग्रह, प्रसंस्करण, व्यापार, विपणन के उद्देश्य के लिए जंगल में और आसपास के रहने वाले लोगों को मामूली उपज का स्वामित्व सौंपा है। तो भारत सरकार ने जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, वन में रहने वाले जो वनवासी हैं, इनके साथ समझौता किया है कि वनों के संरक्षण के लिए, वनों के विकास के लिए, वनों में व्यापार के लिए और उनके विपणन के लिए जो है वो उनको जो है वो यानी जंगलों के विपणन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए जो है वो कई प्रकार के उनको जो है जंगल का मालिक बना दे करके, मतलब एक सीमित रूप में जो है वो जंगल का मालिक बना करके वनों का जो है वो बढ़ावा जो है वो जो है दिया जा रहा है। इस प्रकार से जो है वो वन अधिकार अधिनियम 2006 जो है वो के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। तो वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंतर्गत जो है वो जो वन में रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हों, चाहे वो वनवासी हों, उन सभी को एक प्रकार से वनों का स्वामित्व, आंशिक स्वामित्व जो है वो प्रदान कर दिया गया है। तो इसके माध्यम से जो है वो वनों की जो सामग्री है, जैसे लकड़ी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, उसको कुछ मात्रा में बेच सकते हैं और वनों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, वनों के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, वनों के तमाम चीज़ के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो वनों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उनको आंशिक जो है वो स्वामित्व दिया जाता है, जिससे वनों को जो है वो बढ़ाया जा सके और उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसके अलावा जो है वो वह वन आश्रित लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में मदद करता है। तो ये सब चीज़ें जब वो वन से वो जो वनवासी होंगे उनको यह अधिकार स्वामित्व प्रदान किया जाता है कि जो आपके उपयोगी वन हैं, जो आर्थिक रूप से आर्थिक उपयोगी लकड़ियां हैं, फल फूल हैं, उसको बेच करके वो अपना जीवन यापन जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी आर्थिक जो दशा होती है, जो वन में रहने वाले लोग होते हैं, वो उनकी आर्थिक दशा जो है वो मजबूत होती है। ठीक है, क्योंकि वनों से जो उपयोगी लकड़ियां हैं, जो ईंधन की उपयोगी लकड़ियां हैं, वनों से जो उत्पादित अन्य पदार्थ हैं, उसको जो है वो बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। ये किसके अंतर्गत रखा गया है? ये जो है वो फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। इसके बाद बात आती है संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो क्या कहता है, ये मैं आपको जो है वो समझाऊंगा। तो वन संरक्षण अधिनियम क्या होता है कि जब वनों का अंधाधुंध जो कटाई हो रही थी, वनों का अंधाधुंध जो विनाश हो रहा था, वनों के जो क्रय विक्रय संबंधित चीज़ें हैं, यानी वनों से जो अंधाधुंध उनका नुकसान हो रहा था, चाहे वो कटाई हो चाहे अन्य शोषण हो, उसको कम करना, उसको रोकना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। तो अंधाधुंध वनों की कटाई और वन या भूमि के लिए वनों का संरक्षण जो है वो उसकी जांच के लिए संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियम किया गया था, अधिपत जो है वो किया गया था। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो जो संरक्षण अधिनियम है
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वन संरक्षण अधिनियम है, वो कब लागू किया गया था? 1980 ईस्वी में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके जो है वो जो अंधाधुंध वनों की कटाई को रोकना एवं जो जंगल की भूमि है उसको संरक्षित करना, यानी जो फॉरेस्ट एरिया है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और फॉरेस्ट एरिया को जो है वो कंजर्वेट प्रदान करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, फॉरेस्ट जो लैंड है फॉरेस्ट की उसको संरक्षित करना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है कब लागू किया गया था? 1980 में लागू किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और वनों की जो उपयोगी भूमि है उसको संरक्षण प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अधिनियम को 1988 में संशोधित किया गया ताकि वन विनाश को जो है वो रोकथाम करने में सुविधा जो है वो मिल सके। तो 1988 ईस्वी में इसमें संशोधन भी किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य होता है कि वन भूमि के अंधाधुंध उपयोग पर जांच करना एवं अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है भारत सरकार के अनुमोदन के लिए जंगल भूमि के गैर उद्देश्यों के लिए जो है उपयोग लगाने की आवश्यकता होती है। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हमने पहले ही बताया था कि आपको जो है वो वनों के संरक्षण के जगह वनों के विनाश को रोकना, वनों को संरक्षण प्रदान करना और जो वन भूमि है उसकी भी जांच करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो वन उपयोग हैं, फॉरेस्ट एरिया हैं, फॉरेस्ट की लैंड है उसको बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है। इसके बाद जो होता है कि अधिनियम के बाद वन भूमि के उपयोग की जो है वो दर जो है वो नीचे आ गई है। तो जो वन उपयोग की दर है, जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी दर जो है वो कम हो गई है, यानी जो आपका जंगल का क्षेत्र है उसको जो मानव अपने उपयोग में ले रहा था उसकी जो है वो कम हुआ है, यानी फॉरेस्ट एरिया जो है वो बढ़ा है। अभी तक क्या हो रहा था? बहुत सारे जो वनवासी थे, अनुसूचित जाति थे, जंगल में रहते थे, वो जंगलों काट करके जो है खेती करना प्रारंभ कर देते थे। तो जो जंगल की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, या फिर जो है वो भवन निर्माण करते थे, तो उस पर जो है वो रोक लगाया गया। वन अधिनियम के द्वारा जो है वो जो उपयोगी ज़मीन थी जंगल की उसको अन्य ज़मीन में परिवर्तित होने से रोका गया और वनों को संरक्षण को मान्यता जो है वो प्रदान की गई। इस प्रकार से वन मोड़ को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता था। इस अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त करना जो है वो मुश्किल था। तो पहले जो है वो जो वन अधिनियम था उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग था। 1988 ईस्वी में जो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, नई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, उसमें जो है वो वनों के संरक्षण के लिए कई सारे नए नियम बनाए गए। तो उस नियम के तहत जो है वो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसमें संशोधित किया गया और उसमें नए नियम के तहत जो है वो कई प्रकार के संरक्षण के नियम बनाए गए जो फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने में जो है वो मददगार साबित हुए। इसके अलावा जो दुर्लभ अपवादों में प्रतिपूर्तिकारी वनीकरण, अन्य शर्तों की अधिनियम में उपलब्धता और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के लिए शर्तों को पूरा किया जाता है। तो कई प्रकार की जो अपवाद हैं, कई प्रकार की अन्य चीज़ें हैं, वो 1988 ईस्वी में जो नई राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण किया गया तो उसमें ये चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें सबमिट हो गई और नए प्रकार से जो है वनों के विकास में जो है वो मददगार साबित हुई। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है वह जो आपके न्यू फॉरेस्ट पॉलिसीज़ एक्ट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया और जो एम्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नई क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।